सोचिए जरा, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो एक छोटे से खेतीबाड़ी करने वाले देश से हार जाती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि वियतनाम युद्ध की एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी सबको हैरान कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक ग्लोबल सुपर पावर एक छोटे से देश को हराने में फेल कैसे हो गई। ये वो सवाल है जिसने न जाने कितने सालों तक हिस्टोरियंस और मिलिट्री एक्सपर्ट्स के दिमाग को चकराया है। और इसका जवाब पता है, सिर्फ बम और गोलियों में नहीं है। इसका जवाब छुपा है इतिहास में, पॉलिटिक्स में और इंसानी जज्बे की उस कहानी में। अमेरिका की मिलिट्री ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वियतनाम पर 26 करोड़ से भी ज्यादा बम गिराए गए। अब इस नंबर को आसान भाषा में समझें तो ये पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जितनी भी बमबारी हुई थी ना, उससे भी कहीं ज्यादा थी। सोचकर देखिए, एक देश पर इतना कुछ। और जब आसमान से बम बरसाना काफी नहीं लगा तो अमेरिका ने जमीन पर अपनी पूरी ताकत उतार दी। जब जंग अपने पीक पर थी तो वियतनाम में 5 लाख से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर थे, एक बहुत बड़ी विशाल सेना। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह काफी थी? तो सवाल यह है कि अमेरिका आखिर इस दलदल में फंसा कैसे? देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस जंग की जड़ें अमेरिका के आने से बहुत बहुत पहले से ही जमी हुई थी। तो कहानी शुरू होती है फ्रांस के राज से। कई सालों तक उन्होंने वहां शासन किया। फिर हो ची मिन जैसे लीडर्स उठे जिन्होंने आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2 जिसने फ्रांस को कमज़ोर कर दिया और वियतनाम को लगा कि अब आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, फ्रांस वापस आ गया अपना कब्जा जमाने। इससे एक लंबी और खूनी लड़ाई शुरू हुई जो 1954 में जिनेवा अकॉर्ड्स के साथ खत्म हुई। और इसी समझौते ने वियतनाम को टेम्पररी तौर पर 2 हिस्सों में बांट दिया। और बस यहीं से उस महायुद्ध की नींव रखी गई जो आगे आने वाला था। अब देखिए, अमेरिका के लिए ये सिर्फ वियतनाम की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो कोल्ड वॉर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटलफील्ड था। उस वक्त अमेरिका की पूरी पॉलिसी डोमिनो थियरी पे चलती थी। मतलब उन्हें डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिज्म के हाथ में चला गया ना, तो आसपास के सारे देश एक के बाद एक डोमिनोज की तरह गिरेंगे और कम्युनिस्ट बन जाएंगे। तो इस तरह एक ही देश 2 अलग अलग आइडियोलॉजीज में बंट गया। नॉर्थ में थे हो ची मिन, जिनके पास कम्युनिस्ट सोच थी और सोवियत यूनियन और चाइना का सपोर्ट था। और साउथ में थी एक ऐसी सरकार जो आमतौर पर करप्ट मानी जाती थी, लेकिन हाँ, वो एंटी कम्युनिस्ट थी, इसलिए अमेरिका उसके साथ था। तो ये बेसिकली एक सिविल वॉर था जिसमें पर्दे के पीछे से दुनिया की 2 सुपर पावर्स अपनी अपनी कठपुतलियों को नचा रही थीं। शुरू में तो अमेरिका ने खुद को इससे थोड़ा दूर रखा। बस पैसा भेज दिया, हथियार भेज दिए, थोड़े मिलिट्री एडवाइजर्स भेज दिए। लेकिन ये दूरी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थी। जल्दी ये इनडायरेक्ट सपोर्ट एक फुल स्केल मिलिट्री एक्शन में बदलने वाला था। कहते हैं ना, हर बड़ी आग के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है। वियतनाम वॉर के लिए वो चिंगारी थी गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट। अमेरिका ने क्लेम किया कि उनके जहाज़ों पर बिना किसी वजह के हमला हुआ है। हालांकि आज बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं कि या तो इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया या शायद ये हुई नहीं थी। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेसिडेंट जॉनसन को जो बहाना चाहिए था वो मिल चुका था। कांग्रेस का सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट और जंग में पूरी तरह से उतरने का ग्रीन सिग्नल। और ये लड़ाई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ थी अमेरिका की फौज, दुनिया की सबसे मॉडर्न हाईटेक आर्मी जिसे अपने फाइटर जेट्स और टैंक्स पर भरोसा था। और दूसरी तरफ थे वियतनामी लड़ाके, गुरिल्ला फाइटर्स, जिनके सबसे बड़े हथियार थे वहां के घने जंगल और जमीन के नीचे बनी सुरंगों का एक पूरा जाल। 8 मार्च 1965 ये वो तारीख है जिसे इतिहास में याद रखा जाता है। इस दिन अमेरिका ने अपने लिए वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। पहले अमेरिकन कॉम्बैट ट्रूप्स वियतनाम के डानांग में उतरे और इसके साथ ही अमेरिका का सबसे लंबा और खूनी जमीनी युद्ध ऑफिशियली शुरू हो गया। लेकिन बहुत जल्द अमेरिका को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि ये वो जंग नहीं है जिसके लिए उनकी आर्मी को ट्रेन किया गया था। वो एक ऐसी लड़ाई में फंस चुके थे जहां कोई फ्रंटलाइन ही नहीं थी, दुश्मन दिखता ही नहीं था और जीत किसे कहते हैं ये भी साफ नहीं था। वियतनामी फाइटर्स की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी पर उतनी ही डेडली। हिट एंड रन, हमला करो और गायब हो जाओ।
वो अचानक कहीं से भी आते, अटैक करते और फिर उन घने जंगलों, दलदलों या जमीन के नीचे बने सुरंगों के शहरों में गायब हो जाते। सीरियसली, ये पूरे शहर थे जमीन के नीचे। इनमें हॉस्पिटल्स थे, किचन्स थे, सब कुछ। अमेरिकन सोल्जर्स के लिए तो ये एक भूतिया जंग जैसा था। दुश्मन कहीं से भी आता और फिर हवा में गायब हो जाता। तो इस न दिखने वाले दुश्मन को हराने के लिए अमेरिका के पास एक ही स्ट्रैटेजी थी, और सोल्जर भेजो। 1965 में 50,000 से शुरू हुई ये गिनती सिर्फ 2 साल के अंदर 5 लाख को पार कर गई। अमेरिका को लगा कि वो फौजियों की बाढ़ से इस जंग को जीत लेगा, लेकिन हर नए सोल्जर के साथ वो इस दलदल में और गहरे फंसते जा रहे थे। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। वजह यह थी कि अमेरिकन आर्मी सिर्फ वियतनामी आर्मी से नहीं लड़ रही थी, नहीं, वो एक पूरे देश से लड़ रहे थे, एक ऐसे नेशनल मूवमेंट से जिसमें किसान, औरतें, नौजवान सब शामिल थे। अब सोचिए, ऐसी फौज को कोई कैसे हरा सकता है जो हर जगह है और कहीं भी नहीं है। और इधर हजारों मील दूर अमेरिका में एक और फ्रंट खुल चुका था, पब्लिक ओपिनियन का फ्रंट। ये इतिहास का पहला टेलीविजन वॉर था। हर रात अमेरिका के लोग अपने घरों में, अपने लिविंग रूम्स में टीवी पर इस जंग की असलियत, उसकी भयानक तस्वीरें देख रहे थे। इन तस्वीरों ने सरकार के सारे दावों की पोल खोल दी। और फिर क्या था? पूरे देश में जबरदस्त एंटी वॉर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये एक ऐसा मोर्चा था जिसे अमेरिका की सरकार गोली बारूद से नहीं जीत सकती थी। आखिरकार पॉलिटिकल प्रेशर और सोशल प्रेशर इतना बढ़ गया कि अमेरिका को झुकना ही पड़ा। फौज को वापस बुलाने का फैसला लिया गया। लेकिन इस कभी न खत्म होने वाली जंग की जो कीमत चुकाई गई, वो दोनों तरफ के लोगों के लिए तबाह करने वाली थी। तो 1973 में पेरिस पीस अकॉर्ड साइन हुए और आखिरी अमेरिकन सोल्जर भी वियतनाम से निकल गया। पर यह शांति असल में सिर्फ एक दिखावा था। जैसे ही अमेरिका का सपोर्ट हटा, साउथ वियतनाम की सरकार ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। सिर्फ 2 साल बाद 1975 में नॉर्थ वियतनाम के टैंक्स ने उनकी राजधानी साइगॉन पर कब्जा कर लिया। युद्ध खत्म हो चुका था और इतने सालों की लड़ाई के बाद वियतनाम आखिरकार एक यूनाइटेड कम्युनिस्ट देश बन गया था। लेकिन इस जीत का जश्न भी फीका ही था, क्योंकि इसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। इस जंग में लगभग 14 लाख वियतनामी सोल्जर्स और 20 लाख से भी ज्यादा आम नागरिक मारे गए। वहीं दूसरी तरफ 58,000 अमेरिकन सोल्जर्स ने भी अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये टूटे हुए परिवार हैं, तबाह हो चुकी जिंदगियां हैं। तो चलिए वापस उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं। आखिर अमेरिका हारा क्यों? देखिए, अंत में ये कहानी एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये बताती है कि टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर की भी एक लिमिट होती है, खासकर तब जब सामने एक ऐसा दुश्मन हो जो अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपनी आज़ादी के लिए मरने मिटने को तैयार हो। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी जंग में इतनी तबाही हो, इतनी जानें चली जाएं, तो क्या उसमें सच में कोई विजेता हो सकता है?